जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। आने वाले नव वर्ष की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 अरब 50 करोड़ का देश, कितना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स। एक तो हो गया नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संपदा, एक हो गया ह्यूमन रिसोर्स, एक अरब 50 करोड़, कितना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स की शॉर्टेज नहीं, ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज नहीं। एक हो गया टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, सॉरी फ्रेंड्स, एक हो गया एजुकेशनल रिसोर्स, इस देश को किसी चीज की कोई कमी नहीं है ही नहीं। और देश महान, इतना महान ने महान महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया, आज भी दे रहा है। लेकिन आज की जो दशा है प्रेजेंट, वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, चैलेंजिंग। सबसे ज्यादा युवा का देश, सबसे ज्यादा यूथ, यानी सबसे ज्यादा शक्ति। और अगर इस शक्ति को यूज कर लिया जाए एक सही ढंग से, तो फिर सुपर पावर। सबकी कहानी स्लम से ही शुरू होती है, ऐसा नहीं हमारी ही शुरू हुई। सबने क्या किया, जो भी सुपर पावर बने, उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और फिर उन्होंने अपनी शक्ति का एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। अमेरिका, जिसको तुम आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हो, 17th सेंचुरी में क्या है, स्लम एरिया। जिस कंट्री को तुम आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हो, वो 17वीं शताब्दी में स्लम एरिया है, 13 कॉलोनी। 18th सेंचुरी में नेशन बन गया, वो राष्ट्र बन गया। सेवनटीन सेंचुरी में वो स्लम एरिया है, 13 कॉलोनी। 18th सेंचुरी में वो नेशन बन गया, 1787 में वो नेशन बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 19th सेंचुरी में ये नेशन बन गया इकोनॉमिक पावर। देखो इसका विकास क्रम। 20th सेंचुरी में ये बन गया वर्ल्ड पावर, 1945। और 21st सेंचुरी में यह बन गया सुपर पावर। कहानी कहां से शुरू हुई, स्लम से, और कहानी कहां पहुंची, सुपर पावर।
जब भी बात करो तथ्यों पे बात करो, एविडेंसों पे बात करो, बड़ी समझ में आती है कहानी। जब भी बात करो तथ्यों पे करो, साक्ष्यों पे करो, कहानी बहुत समझ आती है, बड़ा मजा आता है। स्लम, 17th सेंचुरी में जो स्लम है, 21st सेंचुरी में सुपर पावर है। कैसे? कौन सा ऐसा काम किया होगा, कौन सा ऐसा कदम रहा होगा? हम सब भी तो यही चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं, हमारी विकास हो, हमारा उन्नति हो, हम ऊंचाई पर पहुंचे, हमें लोग पहचाने, हमारा नाम हो, लोग हमें जाने। तो कहानी की जो पहली बात है वो ये है कि आज दुनिया का लगभग हर आदमी न्यू टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स ही कर ले, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में बस नाम आ जाए। पूरी दुनिया के लगभग सबका सपना है। डॉक्टर अंबेडकर तो यहीं से पढ़े, कोलंबिया से। सबका सपना है न्यू टेक्सास यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, बॉस्टन। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी राष्ट्र, किसी भी परिवार, किसी के समाज में है शिक्षा, एजुकेशन। बताओ अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटियों का नाम है ही नहीं। बताओ किसका सपना जाना है कि जाके अफगानिस्तान पढ़े? किसी का नहीं। व्यक्ति, राष्ट्र, समाज, अगर इन्होंने इस पे ध्यान दे दिया, पहला, शिक्षा पे, तो वो व्यक्ति भी बदलेगा, वो समाज भी बदलेगा, वो समुदाय भी बदलेगा, वो राष्ट्र भी बदलेगा। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन डॉक्टर अंबेडकर खुद है। जिस समाज ने कभी उनको स्कूल में साथ बैठने नहीं दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया। कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम। और भारत जो देश है वो तो इस मामले में दुनिया में एक बड़ा अनोखा देश है। भारत भारत एक बहुत अनोखा देश है शिक्षा के संदर्भ में। भारत कहता है, जैसे आज टेक्सास, कोलंबिया, स्टैनफोर्ड, बॉस्टन, ऐसे किसी जमाने में तक्षशिला, ऐसे किसी जमाने में नालंदा, और इन यूनिवर्सिटियों को बाहर के राजा महाराजा, श्रीलंका, चाइना, यहां के राजा महाराजा, चाइना अपने यहां के लोगों को भेजता है कि जाओ। ह्यूमन सांग किस लिए आया? भारत के ज्ञान धन को समझने के लिए आया। यानी भारत की एजुकेशन पॉलिसी इतनी मस्त रही होगी कि पूरी दुनिया, जैसे आज पूरी दुनिया अमेरिका जाना चाहती है, ऐसे किसी जमाने में पूरी दुनिया भारत आना चाहती थी। क्योंकि विद्या का जो काम है वो है
विवेक को पैदा करना, यह इतनी बड़ी शक्ति है। आज शिक्षा का काम क्या है? सेवक बनाना, नौकर। जो देखो 95% लोग आज इस देश में नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं। नौकरी करना बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन नौकरी करने के लिए पढ़ना यह बुराई है। नौकरी करना बुराई नहीं है। हम मिडिल क्लास के लोग, हमें तो शुरुआत ही नौकरी से करनी पड़ी। नौकरी करना बुराई नहीं है, नौकरी करने के लिए पढ़ना बुराई है। अब 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर कब्जा हो गया। कंपनी जैसे रिलायंस कंपनी है, ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका भारत पर कब्जे की शुरुआत, बंगाल पर कब्जे की शुरुआत, कंपनी। 1830 तक पहुंचते 1830 तक पहुंचते एक भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पे, लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर इसका कब्जा 1830। अब देखना भारत की शिक्षा के साथ कहां से खेल हुआ और उसको हमें कैसे इंप्रूव करना है, क्या करना है हमें। तो 1757 से भारत पर कब्जे की शुरुआत, 1830 कंपनी का भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा। अब 1765 में इन्होंने बंगाल, बिहार, ओडिशा पे कब्जा कर लिया। 1799 में इन्होंने मैसूर पे कब्जा कर लिया, साउथ इंडिया पर इनका कब्जा हो गया। 1816 में इन्होंने महाराष्ट्र के रीजन पे कब्जा कर लिया, मराठा। अवध ऑलरेडी इनके कब्जे में था ही, हैदराबाद इनके अधीन था। मैप में देखो, मैप में अब ये कंपनी है और इसका उद्देश्य है भारत और भारतीयों का शोषण। उद्देश्य ही है, गोल ही है, गोल। इनका गोल है भारत और भारतीयों का शोषण, एक्सप्लॉइटेशन, ये इनका गोल है। और जब हमारा गोल है किसी का एक्सप्लॉइटेशन, तो हम उसको विवेक क्यों देंगे? अगर उसका गोल है, किसी व्यक्ति का गोल है शोषण, हम उस व्यक्ति को विवेक क्यों देंगे? क्योंकि विवेक एक इतनी बड़ी शक्ति है कि कोयले को हीरा बनाते हैं। ये बात समझना। जब हमारा गोल ही है शोषण, एक्सप्लॉइटेशन, तो जिसका शोषण करना है, जिसका एक्सप्लॉइटेशन करना है, उसको हम विवेक क्यों देंगे, विजडम क्यों देंगे? क्योंकि विवेक एक इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी, विजडम एक इतनी बड़ी शक्ति है, विवेक, इसका काम ही है कोयले को हीरा बनाना। बहुत जुल्हा हुए, लेकिन सारे जुल्हा कबीर थोड़े हुए। विद्या नहीं है, विद्या नहीं है, पढ़ने नहीं गए, स्कूल नहीं गए,
विवेक बहुत बड़े लेवल का है। चक्की को देख के दोहा बना दिया, खजूर के पेड़ को देख के दोहा बना दिया, साधु पे दोहा बना दिया, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। आज किसी का समाज में, राष्ट्र में अगर नाम है और उस पर कोई एक नेगेटिव वीडियो आ जाए, 1 मिनट के अंदर मिलियन व्यूज। इतना लोग, किसी एयरलाइन के खाने में कोई कीड़ा मिल गया, अरे इतनी बड़ी एयरलाइन है यार, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाएगी, अपने घर में खाने में बाल नहीं पड़ जाता है। आज का समाज देखो कितना मजा ले रहा है बुराई का। ये देखो, साधु कैसा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे। कबीर, इससे बड़ा एग्जाम्पल तो है ही नहीं मेरे पास। संत कबीर, भगवान कबीर। जीवन के कुछ सिद्धांत तो मैंने इनसे ऐसे सीखे हैं, ऐसे अनगढ़ आदमी। बोले जीवन किस लिए गुरुदेव? अरे बोले वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण। परमार्थ तभी कर पाओगे जब तुम्हारे अंदर का परमात्मा जाग जाए। परमार्थ करना सबकी बस की बात है। परमार्थ वही कर सकता है जब किसी व्यक्ति के अंदर का परमात्मा जाग जाए, उसके अंदर शक्ति पैदा हो जाए। अब कंपनी को 1830 के बाद जब इतने बड़े भूभाग पे उसका कब्जा हो गया, तो अब कंपनी के सामने एक चुनौती यह थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 1830, अब उसके सामने चुनौती यह है कि यार बाबू और चपरासी तो हम इंग्लैंड से ला नहीं सकते, अधिकारी तो हम इंग्लैंड से सारे ले आएंगे, आर्मी के अधिकारी, सिविल सेवा के अधिकारी, जुडिशियल अधिकारी, जो 500 रुपए से ऊपर जो वेतन पाते हैं वो सब व्हाइट होंगे, उनको तो हम वहां से ले आएंगे। लेकिन बाबू और चपरासी अगर हम वो भी वहां से लाएंगे तो इंग्लैंड में तो कोई बचेगा ही नहीं। बोले तब, बोले यार तब शिक्षा तो इनको देनी पड़ेगी। तो अंग्रेजों के बीच लड़ाई हो गई, लड़ाई मतलब मनमुटाव हो गया, 2 गुट बन गया। एक गुट ने कहा कि देखो भैया इनको बाहरी पाश्चात्य शिक्षा मत दो, ये बहुत समझदार लोग हैं, पलट देंगे हम लोग को 10 साल में। जिस देश ने भगवान बनने का फॉर्मूला खोज लिया हो, वो देश आईएएस बनने के लिए परेशान होगा, नौकरी पाने के लिए परेशान होगा। आईएएस बनेगा, परेशान क्यों होगा वो? परेशान क्यों होना है? तो 1835 में आया मैकाले का डिक्लेरेशन, मॉडर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, और यहीं से हुई मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत। और मैकाले ने कहा कि इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी गुरुकुल, छीन लो, बंद करा दो, खत्म कर दो। और यहीं से शिक्षा का उद्देश्य हो गया सेवक बनना। यही वो समय है जब शिक्षा ने एक बड़ा ही गलत रास्ता अख्तियार कर लिया।
शिक्षा क्या बनाएगी? सेवक। और फिर ये मैकाले से जो कहानी शुरू हुई, मैकाले से जो कहानी शुरू हुई उसका अंजाम यह हुआ कि बस्ती, गोंडा, गोरखपुर इत्यादि में जो ग्रामीण इलाकों के स्कूल हैं उनका नाम है सेंट एंथनी। इन स्कूलों ने, मैं भी इनमें से एक स्कूल में पढ़ा हूं, फातिमा इंटर कॉलेज, बड़ा प्यारा स्कूल हमारा। गोंडा में है फातिमा इंटर कॉलेज, यहां से मैं पढ़ा हूं। बड़ा प्यारा स्कूल, बड़े प्यारे शिक्षक रहे हमारे, उन्होंने अच्छा पढ़ाया। मैं शायद पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं जहां खड़ा हूं, जो मेरी उपलब्धि है जीवन में, जिस स्तर पे हूं, फातिमा इंटर कॉलेज, उसमें योगदान है गुरुकुल का। इनसे जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि एजुकेशन का काम क्या है, एजुकेशन का रोल क्या है, करती क्या है। तो मैंने कहा ना कि विद्या और विवेक, लेनिन के पास है, लेनिन के पास है विवेक, लेनिन के पास है रूसी क्रांति का महानायक। अब्राहम लिंकन के पास है (1860) अमेरिकन सिविल वॉर। लोगों ने इससे कहा कि बदनाम हो जाओगे इतिहास में, विलन के रूप में जाने जा। अरे उसने कहा ऐसे कैसे जाने जाए, कभी आप अमेरिकन सिविल वॉर पढ़ो, इसकी स्ट्रेटजियां पढ़ो। इसने कहा मुझे पता है क्या करना है, किसी भी आदमी को कमजोर करना हो, उसे मारने से पहले उसकी बाहर की ताकत छीन लो। गांधी बहुत गाली देता हिंदुस्तान का आदमी इस वक्त, बहुत गाली देता है। गांधी की तारीफ राम दुलारे पांडे थोड़ी करते हैं, गांधी की तारीफ आइंस्टीन करता है। किसकी तारीफ कौन करता है यह माने रखता है। विवेक, पढ़ो ना 1917 में रूस की स्थिति। जार पढ़ा लिखा है, जार निकोलस सेकंड, राज परिवार से है, शिक्षित है, विद्या है। डेविस जेफरसन कमजोर थोड़ी है। इरविन को लगता है
कि मैंने गांधी जी को बेवकूफ बना दिया। विवेक, तुम भी पढ़ो। ट्वेल्थ का लड़का, ग्रेजुएशन का लड़का, पोस्ट ग्रेजुएशन का लड़का, रिसर्च का लड़का, पीएचडी का लड़का, जो लेवल ऑफ डिप्रेशन आज इस कंट्री में है, उसमें सिर्फ एक चीज, एक बात, विवेक का अभाव है। पढ़ना नहीं है, सीखना है। प्रतिशत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सनालिटी। सेवक नहीं बनना है, शक्ति अर्जित करनी। सिर्फ शिक्षित रहोगे तो यह सब तुम्हारे पास रहेगा। अगर शिक्षा के साथ विवेक को जोड़ लोगे तो यह भी जुड़ जाएगा। इंसान तो पैदा ही हुए हैं, ईश्वर ऐश्वर्य जैसा जीवन। ईश्वर कोई पैदा थोड़ी होता है। तो बहुत लोग सोचे यार तुम्हारे कंट्री में भगवान कैसे पैदा होते हैं। मैंने कहा हमारे कंट्री के पास सूत्र है, द्विज का सूत्र। द्विज, एक जन्म मां देती है, एक जन्म गुरु देता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ शिक्षा है तो ये सब तुम्हारे पास है। पढ़ लिए हो, बहुत परसेंटेज बहुत हाई है, सेवक भी बन जाओगे, इंसान तो हो ही। लेकिन अगर विवेक जोड़ लो, अगर तुम उस विद्या के साथ विवेक को जोड़ लो तो ये सब चीजें तुम्हारे पास आ जाएं। ये चीजों की बड़ी कमी है आज, बहुत ज्यादा। पढ़ लिए लोग, कुछ सीखे ही नहीं। हिस्ट्री क्यों पढ़े? अरे हिस्ट्री तो नाहक में पढ़ा, ये हिस्ट्री से कोई जीवन थोड़ी चलता है। आज बहुत पढ़ लिए लोग, एक से एक परसेंटेज वाले आदमी। सोचो तुम, तंबाकू कंपनियों की हिम्मत देखो, साहस देखो, डेयरनेस देखो। लिख दिया तंबाकू के पैकेट पे, फोटो बना दी, स्टैच्यूअरी वार्निंग दे दी। और उसी दुकान के अंदर एक बोर्ड लगा दिया, डिस्प्ले बोर्ड, उस पर फ्लैश चलता रहता है, तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। वहीं आदमी तंबाकू का सेवन कर रहा है। पढ़ा लिखा आदमी कह रहा है कि खैनी खाने से ये क्या है भैया? बोले बुद्धिवर्धक चूर्ण है। सिगरेट से नींद नहीं आती। आज 31 दिसंबर है, बहुत लोग मनाएंगे, अच्छा है, मनाना चाहिए। खुशी का कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए ये न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, क्यों? यह अंग्रेजों का है। अंग्रेजों की तो फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, उसको भी छोड़ दो। जब छोड़ो तब सब छोड़ो। उसी दिन कपड़ा फाड़ के अपना फेंक दो, धोती कुर्ता पहन लो। ये अंग्रेजों का न्यू ईयर है, ये वेस्टर्न न्यू ईयर है। खुशी का कोई मौका मत छोड़ो। वेस्टर्न न्यू ईयर मनाओ, इंडियन न्यू ईयर मनाओ, पारसी न्यू ईयर मनाओ, नवरोज मनाओ। खुशी का कोई अवसर छोड़ो ही मत। होली मनाओ, दिवाली मनाओ, ईद मनाओ, क्रिसमस मनाओ, सब मनाओ। खुशी का कोई अवसर। तो विद्या जो तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम उससे सीख नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी वो विद्या बेकार, खत्म।
अब कैपिटलिज्म का पीरियड है, पूंजीवाद का पीरियड। पूंजीवाद का मतलब रोटेशन ऑफ वेल्थ। रोटेशन करेगा कौन? बैंक करेंगे। और आज के युग में अगर तुम्हें बैंकिंग सिस्टम नहीं पता, फिर कितने तरह के बैंक कैसे कैसे पैसे रोटेट करते हैं। भाई भारत का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1850 के बाद शुरू हुआ, लेकिन बहुत विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि भारत में जो बैंक थे उसमें 70 जो धन था 70% विदेशी धन था। वो भारतीयों को उच्च दर पर पैसा देते थे। और अगर किसी अंग्रेज को कंपनी लगानी तो 5% ब्याज पे पैसा देंगे, और अगर किसी भारतीय को कंपनी लगानी 20 पे। तो अब तुम्हें इंडिपेंडेंट भारत में यह बात समझ में आई कि यार बैंकिंग सेक्टर मजबूत होना चाहिए। अगर इकोनॉमी मजबूत करना है, सीखना, पढ़ाई करना है, उसमें मुख्य उद्देश्य सीखना। हिस्ट्री क्या सिखाती है? संस्कृति सिखाएगी। और संस्कृति किसी देश की पढ़ना, भारत जैसा जिसकी इतनी रिच संस्कृति हो, उन्नीस 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करना था गांधी को, 1920, आज का भारत नहीं, 1920, भारत था ही नहीं, राष्ट्र था ही नहीं। 90% लोग गरीब, 90% अशिक्षित और गुलाम। देखो 1920 का भारत, 1920 का भारत, 90% अशिक्षित, 90% गरीब, भारत राष्ट्र ही नहीं है और भारत गुलाम है। देखो ये परिस्थिति है 1920 की। 90% अशिक्षित, इलिटरेट, 90% गरीब, पुअर। और इस परिस्थिति में जन आंदोलन करना है। कांग्रेस के नेता परेशान है कि बाबा बड़ी बेइज्जती होगी। अरे बोले कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मुझे सूत्र पता है। अरे बोले हमें भी बताओ, बोले लगा के दिखाएंगे, बताएं क्या। आज लोग क्या कह रहे हैं? आज लोग कह रहे हैं R इज इक्वल टू R, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन रिलीजन। तब कोरोना में जब ऑक्सीजन मांगना था तो अपने अपने रिलीजन के लोगों से ही मांगते। जब कोरोना में ऑक्सीजन के लिए भाग रहे थे और प्लेटलेट के लिए भाग रहे थे और वो रेमडेसिविर इंजेक्शन मांग रहे थे, तब अपने अपने ही धर्म के और जाति के लोगों से मांगते। तब सबको काहे फोन कर रहे थे? भैया तो इंजेक्शन दिलवा दो, भैया पापा की तबीयत बहुत खराब है भैया। तो गांधी जी ने कहा मुझे सूत्र पता है, रिलेशन ना आर पे डिपेंड करता है ना सी पे डिपेंड करता है, कास्ट। रिलेशन डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। जिसको सूत्र पता है जीवन के, उसको क्या हराओगे तुम? अरे कि चरखे से थोड़ी आजादी आई थी। लड़े तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस। जागृति, उस लड़ने के लिए जागृति किसने पैदा की? गांधी ने। कौन कह रहा गांधी लड़े? लेकिन कोई जागृत नहीं होता तो लड़ता कौन? लड़ा लेते 1904 में।
सूत्र पता है गांधी को। रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। तो 1920 में एनसीएम का मेन फॉर्मूला क्या है? पर्सनल इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। व्यक्तिगत मुद्दे, लेकिन मंच क्या होगा? राष्ट्रीय। कैसे? एग्जाम्पल, पंजाब में क्या आंदोलन होगा? अकाली, पंजाबी अकाली के मुद्दे पे लड़ेगा, अकाली मूवमेंट। लेकिन मंच क्या होगा? राष्ट्रीय। यूपी एका मूवमेंट, असम कुली मूवमेंट। यह है शिक्षा का पहला उद्देश्य। अब तुमने ये टॉपिक पढ़ा, अब तुमको ये सब तो फैक्ट है, ये तो इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई तुम्हारे पास, ये तुमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। सीखे क्या? सीखे तुम R = I। ये है शिक्षा का मूल उद्देश्य। ऐसे पढ़ना है, तब मन लगेगा, मजा आएगा। तब तुम नहीं पूछने जाओगे किसी से कितना घंटे पढ़े। अरे जितना घंटा मजा आए उतना घंटा पढ़ो। ये इसको कहते हैं पढ़ना, इसको कहते हैं सीखना। आज तुमने क्या किया? शिक्षा में सीखने के कॉन्सेप्ट को तुमने छोड़ ही दिया। दर रटाई और रटते चले जा रहे हैं, दिमाग खुल ही नहीं रहा है, पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा है। ये रिलेशन = इंटरेस्ट। खत्म कर दो चाइना से सारे व्यापारिक संबंध। है हिम्मत? हमारा हित जुड़ा हुआ है। आज की आज सारी बाजारें बंद हो जाएंगी। 70% माल भारत के बाजार में चाइना का है, तो हम दुखी उससे चाहे जितने रहे, संबंध नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। ये सीखा तुमने, और ये सीख, ये तथ्य तुम भले भूल जाओ, ये सीख तुम जीवन में कभी नहीं भूलोगे। और यहीं पर पढ़ाई क्या पैदा करेगी? मस्ती पैदा करेगी कि और सीखें यार, और सीखें। आओ चलो इकोनॉमी में कुछ सीखें, आओ ज्योग्राफी में कुछ सीखें, आओ पॉलिटी में कुछ सीखें, आओ सीखने के लिए पढ़ें। आओ सीखने के लिए पढ़ें। आज से ये करके देखो कि सीखेंगे यार, मनन करेंगे, सोचेंगे इससे क्या मैसेज निकला। तुम सबने सीखने के लिए पढ़ना छोड़ दिया, परेशान हो गए। फिर क्या होगा? सीखने के लिए पढ़े, व्यक्तित्व का विकास होगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ आदमी 50 लोगों के सामने खड़ा होकर बोल नहीं पा रहा है। कह नौकरी होती है तो पर्सनालिटी पैदा हो जाती है। अच्छा भैया, पैसा आ जाता है ना तो पर्सनालिटी अपने आप पैदा हो जाती। कौन किसकी हुई? दिखाओ जरा हमें। पर्सनालिटी पैदा होती है उत्साह से। जब तुम समझते हो, शादी में गए, तुम्हारी कोई सामाजिक हैसियत नहीं, कोई तुम्हें पानी नहीं पूछ रहा है, तुम पीछे खड़े हो, एक रोटी खाए, जो मिला नमस्ते नमस्ते किए चले गए, तुम दुखी नहीं होगे। पूरा जीवन व्यक्तित्व के ऊपर खड़ा हुआ है। रैंचो जैसा व्यक्तित्व। पैसा तो मुन्ना त्रिपाठी के पास भी है,
खुद ही लिखा रखा है किंग ऑफ मिर्जापुर, जैसे आज लोग अपनी गाड़ियों पे लिखाए हुए हैं, खुद ही अपनी गाड़ी पे लिखाए हुए। मुन्ना सिंड्रोम इसको मैं कहता हूं, मुन्ना सिंड्रोम, बड़बोलापन, किंग ऑफ मिर्जापुर, अपनी गाड़ी पे लिखा है। किसी से ढंग से बात नहीं करेगा। वो चाचा चाय लेकर आते हैं, क्या कहता है उनसे, तेरी मां सोती थी इसके साथ, इसके लिए भी चाय लाए हो, बुजुर्ग है तुम्हारा, ऐसे बात करोगे? किसी की सुनना नहीं, ना पिता की सुनना है, ना टीचर की सुनना है, ना वाइफ की सुनना ही नहीं। अरे कहता पापा हमारा गोलियों का कट्टों का कारोबार है, अब एक दो गोली चल गई उस पर आप इतना काहे नाराज हो रहे हो? क्या जवाब देता अखंडानंद, कहता हम कोठा खोल लें तो लहंगा पहन के नाचोगे। टीचर क्या कहता है, प्रिंसिपल कहता बाबा, कहता मुन्ना भैया नेता बनना है तो बदमाशी करनी नहीं है। खुद से नहीं करनी है। गुंडा पालो, गुंडा बनो मत। राजू को देखो 3 इडियट में, पर्सनालिटी है ही नहीं, हल्का सा चुनौती सामने पड़ गई 3 मंजिल से नीचे कूद गए, वो तो माइक में पैर फंस गया, बच गए। हल्की सी चुनौती सामने पड़ गई, व्यक्तित्व, परिस्थिति से निपटने की क्षमता, यह व्यक्तित्व है। जीवन का एक बहुत अहम पहलू है। विवेक से जन्म होता है इसका। करनी है नौकरी, एकदम करनी है। राम मनोहर लोहिया से बर्लिन यूनिवर्सिटी से पीएचडी, कितनी इनविटेशन आई। आचार्य रामभद्राचार्य जी हमारे इस वक्त बड़े प्रसिद्ध संत हैं। एक दिन मैं उनको सुन रहा था, बोले जर्मनी वालों ने मुझे बुलाया, बोले 20,000 अमेरिकी डॉलर देंगे आपको। बोले वैसे कहो तो आके आख्यान ले लूं। रामभद्राचार्य जी बोले ऐसे कहो तो आके आख्यान ले लूं, या तुम आके हमसे यहां सीख लो। नौकरी मैं नहीं करने आऊंगा, मैं अपनी विद्या को बेचूंगा नहीं। शक्ति, यहां ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का, तुम काम करने से क्यों घबरा रहे हो यार? स्किल सीखने से क्यों घबरा रहे हो? तुम क्यों सामंती मानसिकता लिए के बैठे हो कि मैं यहां टीवी बनाने कहीं नहीं जाऊंगा, मैं लैपटॉप नहीं बनाऊंगा। अगर तुम्हें पता है कि साहब हमारे पिताजी रिटायरमेंट होने वाले हैं, या हमारे पिताजी के पास इतनी आय नहीं है, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा बड़ी है, तो आप अपनी व्यवस्था बनाइए, कुछ स्किल सीख लीजिए, मैथ्स पढ़ा दीजिए, फिजिक्स पढ़ा दीजिए। आजकल तो यूट्यूब चैनल इतना बड़ा चैनल है, आप फिजिक्स अच्छा पढ़ाने लगेंगे, आपके पास 100 स्टूडेंट महीने में अपने आप आ जाएंगे। सिंपैथी गेन मत करो, शक्ति, विवेक जहां पैदा होगा शक्ति खुद ब खुद आएगी। और छोटा मोटा सपना क्यों बना रहे हो यार? आईएएस बन जाएंगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी। आईएएस बन जाओगे, अच्छी बात है, इंडिया में आईएएस बनना बड़ी बात, हिंदुस्तान में आईएएस बनना एक बड़ी बात है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं।
पर शुरुआत है वो तुम्हारे सपने की शुरुआत है। पहला काम ये करो, शिक्षा का पैमाना, विद्या का पैमाना बदलो, विवेक को पैदा करो। पढ़ने के लिए मत पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो। व्यक्तित्व पर ध्यान दो, शक्ति अर्जित करो और आसमान तक नजर दौड़ाओ। और ये सब अगल बगल इतना ध्यान मत दो, ये ऐसे कर रहे थे फलाने, ऐसे, वो हमको गाली दे रहे थे, देने दो। छत पे बंधे हुए कुत्ते के गाली देने का क्या फर्क पड़ता है? तुम सड़क से जा रहे हो, कुत्ता छत पे बंधा हो, तुम्हारे ऊपर भौंक रहा है, तुम उसको देख के मुस्कुरा ही सकते हो। और तुमको अगर कोई कुछ कह नहीं रहा है तो तुम मरे हुए हो। कभी शमशान में जाके बैठो और जो डेड बॉडी के साथ लोग आते हैं उनसे पूछो कि भैया कैसे आदमी था, कहेंगे भैया बहुत बढ़िया था। भले ही चोर ही क्यों ना रहा हो जीवन में, बढ़िया था भैया, चोरी करता था, कभी कभी मोहल्ले वालों को बीड़ी पिला देता था भैया। मरे हुए लोगों की कौन बुराई करता है? तुम्हारी बुराई नहीं हो रही है तो तुम मरे हुए हो। पहला काम ये करो, विद्या को विवेक के केंद्रित करो, नए साल की शुरुआत करो, एक नए जीवन की शुरुआत करो। युवाओं का देश है ये, युवाओं का देश है। इस देश की तकदीर और इस दुनिया की तकदीर तुम्हें बदलना है और उसकी शुरुआत खुद से होगी। बाहर पहले कोई नहीं बदलेगा। विद्या किसके लिए? विवेक के लिए। एजुकेशन का काम क्या है? एनलाइटनमेंट। और पूरा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। अब ये सब होगा कैसे? हम अपने आप को बदलें कैसे? अब दूसरे मुद्दे की चर्चा करते हैं। फॉर्मूले हैं सब, सूत्र, सब फॉर्मूले हैं। F = m/a। फोर्थ लॉ का प्रोग्राम आज नहीं आ पाया क्योंकि कल आएगा, वो कल रात में 9 बजे आएगा। गीता के ऊपर मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है, आज वो नहीं कर पाए क्योंकि आज इस शो को करना था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आप सब लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दूं और नव वर्ष की एक नई शुरुआत करने के लिए आप सब लोगों से अपील करूं, रिक्वेस्ट करूं। हो सकता है जैसे मैंने अपने जीवन को बदला, शुद्ध कोयला, यही गोंडा शहर के लोग, दोस्त, मेरे मित्र जो साथ में पढ़ते थे, रिश्तेदार, सब खत्म। लेकिन मुझे सूत्र पता चले, मेरे जीवन में बदलाहट आई और मुझे गिल्ट किसी बात का नहीं है ही नहीं। हम पापी थोड़ी हैं, अज्ञानी। अगर मैं अपने आप को बदल सकता हूं, आप क्यों नहीं बदल सकते? सूत्र पता होना चाहिए। अब ये ग्लास है, अब साइंस में तुम्हें पढ़ाया, तुमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुमने सीखने के लिए नहीं पढ़ा ना। अब ये ग्लास है, स्टील। अब तुम इतनी स्टील का कटोरा बनाना चाहते हो, इसी स्टील का, तो इसको गलाना पड़ेगा। टेम्परेचर से ट्रांसफॉर्मेशन,
कितना टेम्परेचर? अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये गल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। अभी सॉलिड में है, लिक्विड हो जाएगा ये। अब जब ये लिक्विड हो जाएगा तो तुम इसका बाउल बना लो, तुम इसका स्पून बना लो, और टेम्परेचर दे दो, लिक्विड गैस में बन जाए। अब सवाल यह कि तुम देते कितना टेम्परेचर हो, इसलिए 3 स्टेजेस ऑफ मैटर पढ़ाया गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को टेम्परेचर दे दो, लिक्विड बन जाए, लिक्विड को टेम्परेचर दे दो, गैस बन जाए, गैस और ऊंचाई पे चली जाएगी। अब उतना टेम्परेचर चलो हर आदमी नहीं देना चाहता, 3 स्टेजेस ऑफ मैटर पढ़ाया गया हमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये जो हमें साइंस में सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ाया गया, इसी को कहा गया त्याग और तपस्या। इसी को अध्यात्म तपस्या का। ये जो तप शब्द है ना, ये टेम्परेचर से बना है। तमन्ना, वो जो T=T+T मैंने लिखा ना, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। सब बदल जाओगे और कोई रास्ता नहीं है। मोटिवेशन तुम ले लो, मोटिवेशन से नहीं बदल पाओगे, तपस्या करनी पड़ेगी, टेम्परेचर देना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए इस देश में आश्रमों का अस्तित्व है। आश्रम, गांधी जी ने भी इसीलिए आश्रम बनाए। तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। अब तुम कितना तप करते हो? चले जाओ विपासना सेंटर, चले जाओ महाराज अड़गानंद जी के आश्रम चले जाओ, कहीं ऐसी जगह जाओ जहां तुम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में तुम्हें रहना पड़े। त्याग, घर द्वार थोड़ी छोड़ना है। 4 बजे जो आदमी उठ रहा है उसको पर डे 5 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है। चार बजे सुबह कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और 4 बजे कैसा भी आदमी हो सभी सोता है, अपवाद हर जगह है। डाइस ली थी मैंने, डाइस। मैं मेज कुर्सी बैठ के नहीं पढ़ता था, मैं डाइस लिया हुआ था। जिस डाइस पे टीचर लोग पढ़ाते हैं वो डाइस लिया हुआ था, उस पर खड़े होकर पढ़ते थे। ठंडक में पूरा जूता मोजा टोपी लोपी लगा के खड़े होकर पढ़ते थे। पता था कि रजाई में पैर डाल के पढ़ेंगे नींद आ जाएगी। जब तक पढ़ाई करते थे तब तक कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि जैसे खाएंगे सारा खून दिमाग पेट की तरफ भाग जाएगा, सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। और खाली दिमाग कब्जे में रहता है। जब खाली पेट हो दिमाग कब्जे में रहता है, कहीं भागता ही नहीं। ये तुम्हारे लेवल की तपस्या। तुम्हें थोड़ी हिमालय जाना है। तुम्हें थोड़ी हिमालय जाना है। दर्द में भी कुछ बात है। क्या बात है?
कि दर्द तुम्हें जीवंत बना के रखता है। दर्द में तुम सो नहीं सकते। दर्द में भी कुछ बात है, यह दर्द तुम्हें जीवंत बनाए रखता है। रात में दर्द हो रहा है, रात में 10 बजे सो जाओगे? और जिसने इस दर्द को खरीदना शुरू कर दिया, जिंदगी तो वैसे भी तुम्हें देगी, उसका वादा है, सबको देती है। दर्द, रात में दर्द हो गया, अब नहीं सो पाओगे। दर्द का काम है जीवंत बनाए रखना। अब विद्यार्थी के रूप में तुम खड़े होकर पढ़ो, 4 घंटा खड़े रहो, नींद आ ही नहीं सकती, नींद आ ही नहीं सकती। पेट और मन का गहरा संबंध है। पेट खाली, मन कब्जे में, तो जब तक पढ़ो तब तक खाने से दूर रहो। सुबह उठे 6 केला खा लिए, 3 गिलास दूध पी लिए, 15 अंडा खा लिए, और फिर पढ़ रहे हो फंडामेंटल राइट। सारा खून पेट में मौजूद है, यहां कुछ काम ही नहीं कर रहा हो। पेट भरा रहेगा तो मन तो घूमेगा, फिर टहलेगा कि बड़ी वाली बुआ मकान में हिस्सा मांग रही है। भूखे मन से, भूखे पेट से, जब पेट भूखा हो तब मन से कहो कि उल्टे सीधे विचार लाके दिखाओ, कहेगा अरे भैया पहले खाना तो खिला दो। ये तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी तपस्या जंगल जाने की तपस्या नहीं है। तुम्हारी वो भी, उसका भी समय आ जाएगा, कोई बात नहीं। स्टेज वाइज डेवलपमेंट है अध्यात्म में। तुम्हारी यही तपस्या है। अब 24 घंटे तो पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ोगे तो 8 ही घंटे, लेकिन माहौल पढ़ाई का होना चाहिए। बाहर निकले, हमास पे डिस्कशन कर लो, हमास का फुल फॉर्म पूछ लो। यूनिवर्सिटी का लड़का डिबेट पर चर्चा, क्या नहीं होता था यूनिवर्सिटी में। मतलब जो लड़का यूनिवर्सिटी में पहुंच गया उसको लोग आईएएस मान ही लेते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, लोग बात नहीं करते थे यहां के लड़कों से, डर के मारे कि अरे भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते। क्योंकि यूनिवर्सिटी आप पहुंचे, सुबह 8 बजे 10 बजे पहुंचे यूनिवर्सिटी, और जैसे एंटर किए डिस्कशन शुरू हो गया। क्लासें हुई, परिचर्चा हुई, वाद विवाद हुआ, झगड़ा नहीं। कई विंग के स्टूडेंट्स होते थे, कोई आयसा का है, कोई एबीवीपी का है, कोई एनएसयूआई का है, सब अलग अलग विंग के स्टूडेंट हैं। सब अपना अपना बात रखते थे, अपना अपना एविडेंस रखते थे, गहन चर्चा होती थी, एक एक कप चाय पीते थे, सब वापस अपने अपने कमरे पे। तो यूनिवर्सिटी ज्ञान का अड्डा बन गई थी। आज और 8 सीरीज की वॉच ले ली, अच्छा इसके क्या फंक्शंस हैं, इसके क्या फंक्शन सिस्टम है, बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा न्यू ईयर पे क्या कर रहे हो, वो तो तुम लोग यार बहुत महान हो, बहुत महान हो जो यहां बैठ के मुझे सुन रहे हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम सबके जीवन में परिवर्तन आए। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि तुम सबके जीवन में परिवर्तन आए, और आज से यह बात शुरू कर दूं। जलना पड़ेगा यार, कोई रास्ता नहीं। 2024 का व्रत लो तुम। 2024 की शुरुआत तुम तपस्या की शुरुआत करो कि अब मुझे तपस्या करना है, अपने आप को कष्ट देना है। और जिस दिन तुमने स्वयं को कष्ट दिए, भारत की सबसे बड़ी खोज है, इस बार 2024 तपस्या का वर्ष तुम्हारे। आज लिख लो, दर्द से भागना नहीं है। दर्द हो रहा है मतलब परिवर्तन हो रहा है। मैंने विचार किया कि ना, नववर्ष की पूर्व संध्या पर मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा।
इसका व्रत ले लो। ये पहला व्रत ले लो कि तपस्या करनी है। 2024 तपस्या का वर्ष है हमारा। तुम किसी भी घर के हो, अमीर घर के हो, गरीब, गरीब तो कोई है नहीं, पता नहीं क्यों लोग गरीब 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 गरीब, गरीब बच्चे गरीब बच्चे गरीब बच्चे। जब तक तुम्हारी चेतना है और तुम्हारे पास दिमाग सही है, तुम गरीब नहीं हो। सिंपैथी मत बटोरो, शक्ति बटोरो। कहीं भी काम करो यार। मुझे एक लड़का मिला लखनऊ में, वो सोसाइटी में गाड़ी साफ करता है। सुबह आता है, 4 घंटा गाड़ियां साफ करता है, तैयारी कर रहा है। कहा सर आपकी वीडियो देखकर मैंने कहा ना, किसी से कुछ भी नहीं करूंगा। बड़ी बड़ी सोसाइटियां इतनी, एक गाड़ी साफ करने का महीने का 700 रुपया, ज्यादा खुश हो जाए तुम्हारे साफ करने से 800 रुपया। बहुत खुश हो जाए 1000 रुपया। क्यों शर्मा रहे हो? हम भी तो रेस्टोरेंट में काम किए, हम तो किसी से नहीं कहे, क्योंकि कोई, मुझे एहसास हो गया कोई गरीब ही नहीं है। गरीब जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। गरीब है वो। और अगर धन नहीं है तो पहले धन की व्यवस्था कर लो, कोई स्किल सीख लो। पहला काम यही कर लो। 18 साल में तैयारी कर रहा हूं, 15 साल से तुम्हें दिमाग में तैयारी करना है, तुम्हें पता है मेरे माँ बाप पैसा नहीं दे पाएंगे, कोई स्किल सीख लो कि जैसे ही तुम 18, 19, 20 की उम्र में पहुंचो, तुम्हारे हाथ में 15-20 हजार रुपए महीने का आता रहे। मेरे घर में एक लड़का आया, वो वाटर प्यूरिफायर ठीक करने तैयारी कर रहा था। चौबीस का तुम्हारा पहला व्रत कि तपस्या करना है, खुद को कष्ट देना है, खुद को बदलना है। खुद से शुरुआत करनी, स्वयं से, किसी को नहीं बदलना। कोई बुरा नहीं है। कोई बुरा है ही नहीं। लोग भटके हुए हैं, अज्ञानी हैं। दूसरा व्रत तुम क्या लोगे 2024 में? पहला तो तपस्या, सर्वोपरि। तपस्या, आत्म, सेल्फ रिलायंस। दूसरा व्रत ले लो, सेल्फ रिलायंस। अगर तुम्हारी उम्र 20 साल से कम है तो सेल्फ रिलायंस। कुछ भी सीखूंगा, कोई भी स्किल सीखूंगा, पहले स्किल सीखूंगा। जब तुम तैयारी करते हो ना, तो बैठ के शांति से पढ़ना होता है। 1990 के पहले लोग एक दूसरे की मदद कर देते थे, सतुआ खा के लोग पढ़ लेते थे। तब इतनी चुनौतियां जीवन में नहीं थी, जीवन बड़ा सरल था। इलाहाबाद शहर जैसे शहर शिक्षा के केंद्र थे। सब जौनपुर, प्रतापगढ़ 50-50 किलोमीटर के चारों तरफ शहर थे। लोग गांव जाते थे, 50 किलो गेहूं ले आते थे, आलू ले आते थे। लेकिन जो दिल्ली आकर पढ़ रहा है, तीसरा, ये माला है ना, मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए यूज करेंगे, बस। रात में पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, माला ले लो। रामकृष्ण मिशन में चले आओ, 25 रुपए की माला मिलेगी, पढ़ो। कोई भी मंत्र उठा लो, ओम नमः शिवाय, ओम अंबेडकराय नमः, कुछ भी,
अपना नाम बोलो, ओम संजय नमः, अपना बोलो। फायदा क्या होगा? मन की भगभगाहट टूटेगी, इसकी स्पीड कम होगी। यही माला से मुक्ति थोड़ी मिलती। नहीं, कबीर ने कहा नहीं, माला फेरत जगमुआ गया ना मन का फेर। लेकिन माला फेरने से क्या होता है? मन की जो भगभगाहट है, मन का जो अधीरपन है, मन की जो उत्तेजना है, वो शांत हो जाती है। और चौथा व्रत करके देखना, तब बताना। करके देखना, तब बताना। मां बाप को डेली, प्रतिदिन तुम्हारे साथ हैं, आप उनका चरण पकड़िए। आपके साथ नहीं है, आप उनको फोन करिए। पर डे, पता है, ये जब खुश होते हैं, कोई भी आदमी जब खुश होता है तो उसकी वाइब्रेशन निकलती है पॉजिटिव। इसलिए सारे धर्मों ने दुआ को बड़ा महत्व दिया है। कहा जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। तुम लोगों ने दुआ खरीदना छोड़ दिया यार। कल से तुम्हारा 24 शुरू हो रहा है। 24 में ये 4 काम कर लो, घबराओ मत। भगवान राम की फोटो लगा लो। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम इस भारतीय संस्कृति के महानायक हैं। त्याग और तपस्या, वही तो ये सूत्र देते हैं। इस देश ने भगवान बनाने का फॉर्मूला ढूंढ रखा है, द्विज। श्री राम श्री बनकर घर से निकले, प्रभु बनकर लौट कर आए, लेकिन 14 साल लगा प्रभु बनने में। यह मैक्सिमम लिमिट है। अगर कायदे से त्याग और तपस्या करोगे तो 14 साल। 6 महीने अगर तुमने त्याग और तपस्या कर लिया, 6 मंथ्स, और अपने आप को 6 महीने में बदल लिया, ब्यूरोक्रेसी। एक साल एमएलए बन जाओगे, 5 साल एमपी बन जाओगे, 10 साल प्रधानमंत्री बन जाओगे, और 14 साल, अगर 14 साल एक राइट डायरेक्शन में अपने आप को बदले, टेम्परेचर देते ही चले गए, तो भगवान बन जाओगे। भगवान राम उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तुम देख लो तुमको कितना करना है, और कोई रास्ता नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। और कोई रास्ता ही नहीं है दोस्त। और जब संघर्ष कर रहे हो, कभी संघर्ष का भी मजा ले लो यार। पूरी मिर्जापुर सीरीज में अखंडानंद को कहीं गाली देते हुए सुनो एक बार, वो भी कब? जब वो पुलिस ऑफिसर सामने बैठा, वो उसको दिखाना है कि वे तुम्हें मैं कुछ समझता नहीं। मुन्ना बात बात पे गाली दे रहा है। और भगवान राम ने खुद तो तपस्या की, अपने बच्चों को भी कराई, क्योंकि उनको पता था कि भगवान बनने का यही एक रास्ता है। लोग कुछ आश्रम में रहे, तभी तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। कबूतरों को देखो, प्रसादों के कनकाब शिखर
होते कबूतरों के ही घर। लास्ट बात, संघर्ष करोगे, बीच बीच में फंसोगे, तो कहां से एनर्जी लोगे? साहित्य से, लिटरेचर पढ़ो यार, लिटरेचर। और मैं कितनी किताबें निकाल के दिखाऊं, इतनी सारी किताबें हैं। लिटरेचर को अपना दोस्त बना लो, हल्की हल्की किताबों से शुरुआत करो। ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा, अमर चित्रकथा पर्सनालिटियों की आती है, वो मंगा लो। चित्रकथा तो पढ़ लोगे, हल्की शुरुआत करो। अंबेडकर, गांधी, प्रभुराम, श्री कृष्ण, छोटा छोटा। साहित्य को अपना दोस्त बना लो। यहां से जब ऊर्जा खत्म होने लगी, जहां तुमने उठाया, इग्नाइटेड माइंड्स, गीता, ये सब तो बड़ी हाई लेवल की किताब है, लेकिन पढ़ो। साहित्य को अपना दोस्त बना लो। संगीत एक बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत। संगीत पर ध्यान रखना, साहित्य का एक दूसरा वर्जन भी है, काली घाटी की चुड़ैल, वो मत पढ़ना, जो तुम्हारे ही रस को चूस ले जाए बाहर। तुम्हें रस लेना है, साहित्य से लो ना। रस से भरा हुआ साहित्य, वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। वीर रस की कविता है, रस बहने लगेगा शरीर में। तुम पढ़ रहे हो कानपुर की हसीना। संगीत संगीत में तो इतना जादू है। हाँ? उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खिंचती है, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। जितनी शांत मन होता चला जाएगा, उतने संगीत शांत, उतनी शांत धुन पे तुम आते चले जाओगे। रस लेना, मोटिवेशन नहीं लेना। साहित्य, संगीत, सत्संग, एकदम तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे दोस्त, बाहर निकले कोई तुम्हें लेनिन की कहानी सुना रहा है, तुम किसी को स्टालिन की कहानी सुना रहे हो, तुम बाहर निकले, सामने वाला कह रहा और राखी सावंत की शादी टूट गई, तुम लोग राखी सावंत के पीछे काहे पड़े हो यार, वो इतनी प्यारी लेडी है, वो इतनी अच्छी महिला है, वो सब नाटक कर रहे हैं, वो भी बेचारी कर रही है। पहले इस देश में लोगों को दूसरों को तारीफ करने में मजा आता था, आज जो YouTube पे रोस्टिंग करते हैं, सोशल मीडिया ने एक नए तरह का राक्षस पैदा कर दिया, रोस्टर राक्षस।
क्योंकि रोस्ट करने से क्या होता है, सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, व्यूअरशिप मिल जाती है। सोशल मीडिया ने एक नया दौर पैदा कर दिया, किसी का नाम बदनाम करो, तुम्हारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तुम्हारा व्यूअरशिप बढ़ेगा। कितने मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे टीचर हैं, बेचारे यूट्यूब पे आते ही नहीं, कहते हैं अरे भैया, एक मेरे दोस्त ने हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया, बहुत अच्छा इतिहास पढ़ाते हैं, उसमें नीचे किसी ने लिख दिया कि पहले बरेली स्टेशन पे चेन स्नैचिंग करता था, वो बेचारे वीडियो ही डिलीट कर दिए। और मैंने कहा तुम लिखो कि मैं और ओझा दोनों करते थे, 12 से 14 करते थे, फिर छोड़ दिए। कुत्ता सामने पड़ जाए तो दोनों टांग पकड़ के पटक दो उठाकर। अगर तुम्हारे ऊपर झपट रहा है तो, वरना कुत्ते जानवर बहुत अच्छे हैं। बाघ बकरी के मालिक थे बेचारे, इतने रईस आदमी, सुबह सुबह कुत्तों ने नोच डाला। सत्संग बढ़िया रखो, शानदार। वो नहीं जो तुम्हारी तारीफ करते हैं कि आप बड़े अच्छे हैं भैया, आपकी बाल हेयर स्टाइल वाला, भाड़ में जाओ। सत्संग, मुन्ना त्रिपाठी जैसा सत्संग रखोगे ललित, उसका सत्संग देखो, उसका संगति देखो साथी। और रैंचो का संगत देखो, राजू और फरहान इनोसेंट अच्छे लोग हैं। और एक सदगुरु बना लो, बहुत है भारत में। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान ज्वाइन कर लो, आओ महाराज अर्घनानंद के यहां एक प्रोग्राम रखूंगा मैं, वहां थोड़ा ठंडक कम हो जाए, मार्च या अप्रैल के आसपास सबको बुलाऊंगा वहां पे। आओ, 10 दिन वहां सेवा की जाएगी, साधना की जाएगी, झाड़ू बुहारी लगाई जाएगी, वहां के संत महात्माओं से आशीर्वाद लिया जाएगा। ये 4 काम कर लो। हल्का सा जीवन में तनाव पैदा हो रहा है कि आप सदगुरु के आश्रम पहुंच जाओ, जो भी तुम्हारा आश्रम है, किसी संत महात्मा से जुड़ जाओ। बहुत है इस देश में, तुम ढूंढो तो। स्वामी करमवीर हैं हरिद्वार के क्षेत्र के पास, स्वामी करमवीर। पुरकाजी में उनका आश्रम है। फिर तुम वहां जा सकते हो, गायत्री परिवार वाले हैं, शांति निकेतन, शांति कुंज हरिद्वार, वहां जाओ, चले आओ। और मजेदार बात कि भारत के बहुत सारे आश्रम हैं जो कोई पैसा नहीं लेते, तुम दे आओ अपनी तरफ से, वो बात अलग है। और यार मेरी एक भी बात तुमको अगर अच्छी लगी हो आज ना, तो कल सुबह एक काम करना, ठंडक बहुत चल रही है, किसी को एक शॉल ही गिफ्ट कर देना यार, 200-250 रुपए का। एक कंबल किसी को दे देना यार, एक दे दो, एक। आज से मूर्छा को बढ़ावा नहीं देना है, होश को बढ़ाना है। शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, तंबाकू नहीं खाना। कहे गुरु जी तुम तो बहुत किए, तो हम बाहर भी तो निकले। अगर मेरी एक बात तुमको अच्छी लगी हो और तुमको लगता हो कि यार करेंगे यार, एक कंबल, एक, बहुत ठंडक है बाहर बहुत। कल मैंने कानपुर का एक वीडियो देखा, उसमें शमशान घाट में चिता जल रही है, वहां पे लोग बैठे हुए हैं, आग सेक रहे हैं, बहुत ठंडक है यार। एक कंबल 300 रुपया एक। और 2024
तपस्या का वर्ष, एक नया संकल्प, आराम से धीरे धीरे। कल सुबह उठना आराम से, एक बैग मत उठना कि 2 बजे रात में उठ गए, ठंडे पानी नहा लिए, ये सब यार आराम से। 6 बजे उठो आराम से, अगर कभी नहीं उठने के आदि हो 6 बजे उठो, कोई बात नहीं। धीरे धीरे बदलो अपने आप को, धीरे 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 मजा लेना शुरू करो कष्ट का, और धीरे धीरे अपने आप को बदलो। आओ मिलकर एक नया भारत बनाएं। जय हिंद।